हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को किरचॉफ का नियम, वो भी एकदम सरल शब्दों में। डिफिनेशन आप लोगों को इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को किरचॉफ के नियम का पूरा फील देने वाला हूँ। जी हाँ मेरे भाई, पूरा फील देने वाला हूँ। कुछ भी रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है ना। चलिए तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ ने दो नियम दिया था। सबसे पहले तो ये बात समझना है, किरचॉफ पर जिसको हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है बच्चों? किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम या बंद लूप का नियम। समझ में आ गया? चलिए समझते हैं बच्चों कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था। बच्चों, किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में यह बताया था कि किसी परिपथ में किसी भी संधि से, सपोज किसी परिपथ में कोई हमारे पास एक संधि है, ये हमारे पास एक संधि हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक संधि है। इस संधि से मान लो ये धारा आ रही है, ठीक है। ये धारा जा रही है, मान लो ये धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, ये धारा आ रही है संधि की तरफ। ये सपोज हमारे पास क्या है? यह एक संधि है। क्या है मेरे भाइयों? यह एक कोई संधि है, ठीक है, जिसको हमने कह दिया ओ। इस संधि यानी ओ से देखो ये कोई धारा आ रही है। सपोज ये धारा I2 है, ये धारा I1 है। मान लो I1 I2 I3 I4 I5, ठीक है। ये मान लो I1 I2 I3 I4 I5 धारा जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर किरचॉफ ने ये बताया था कि जो कुल धारा होती हैं इनका बीजगणितीय योग, अगर इनका हम लोग बीजगणितीय योग करें, यानी बच्चों जिसको हम लोग बीजगणितीय योग को हम लोग सिग्मा आई से कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग। इसका मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योग। और आई है, आई का मतलब धारा, ठीक है। तो बच्चों जो धारा है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सिग्मा आई इज इक्वल 0। यानी इन्होंने क्या बताया कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, ये इसके अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। अर्थात आप कुछ और इसमें बात कर सकते हैं इसको, सिग्मा आई इज इक्वल 0 ये तो कह ही सकते हैं। इन्होंने कुछ और बातें बताई, जैसे आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है। पेपर में आप लोग ये डायग्राम इस तरीके से बनाओगे। सपोज I1 धारा जा रही है इस तरीके से बच्चों, इस संधि की तरफ देखो जा रही है ना। अच्छा, यहाँ पे I5 धारा है जो कि यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक बात और बताया था, ये न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इन्होंने एक बात और क्या बताया था? इन्होंने एक बात और बताया था मेरे भाई कि जो धारा संधि की तरफ आ रही है उसको हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे, उसको हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे। और जो धारा संधि से बाहर की तरफ निकल रही है मेरे प्यारे बच्चों, जो धारा इस संधि से बाहर की तरफ निकल रही है, जैसे देखो एरो यहाँ पर किस तरफ है? आउटसाइड है, देखो इस तरीके से। और यहाँ पे I3 का भी क्या है? आउटसाइड है, इस तरीके से है ना। तो इसका मतलब ये धाराएं इस संधि से बाहर की तरफ निकल रही है ना। जो धाराएं बाहर की तरफ निकलेंगी मेरे भाइयों, उनको हम लोग नेगेटिव मिलेंगे। क्या इतनी बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई है भैया? जो धारा इस तरीके से संधि की तरफ आ रही है उसको हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे, जो धारा बाहर की तरफ निकल रही है उसको हम लोग नेगेटिव मिलेंगे। यहाँ तक की बातें समझ आई? चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डायग्राम को इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे ऐसे और लिखेंगे कि माना किसी संधि O पर मिलने वाली धारा I1 I2 I3 I4 व I5, ठीक है। I1 और I2 और I4 धारा ये क्या बच्चों? संधि में प्रवेश करती हैं। देखो I1 I2 और I4 धारा देखो इस तरीके से इस संधि में प्रवेश करती हैं, तथा I2 और I3 तथा I5 धाराएं संधि से बाहर निकलती हैं। देखो I3 और I5 धाराएं कहाँ बच्चों? वो हैं जो कि संधि से बाहर की तरफ निकलें। देखो I5 और I3, यहाँ पर लिखा I3 तथा I5 धाराएं संधि से बाहर निकलती है, ठीक है। तब किरचॉफ के प्रथम नियम थे। अर्थात केवल आप इतना ही लिख दोगे, सिग्मा आई इज इक्वल 0, ये आप लोग लिख दोगे
तो भी आप लोगों का यहाँ तक सही हो जाएगा। बट अगर और एडवांस में लिखना चाहते हो मेरे भाई को, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। कि कैसे लिख सकते हो, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इन्होंने क्या बताया, सिग्मा आई इज इक्वल 0। सिग्मा आई का मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो आप लोग सबका योग कर लो, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबका योग कर लिया गया है। देखो I1 प्लस I2, अच्छा I3 के लिए यहाँ पर माइनस क्यों यूज़ किया गया है बच्चों, सबका बीजगणितीय योग ही किया गया है। बट देखो I1 हो गया प्लस I2 हो गया, यहाँ पर भी प्लस किया गया है, लेकिन ये धारा देखो इस संधि से बाहर की तरफ है, तो इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव मिलेंगे। अभी यही बात मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि जो संधि से बाहर की तरफ निकल रही है उसको हम लोग नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नेगेटिव मिलेंगे तो I3 हो जाएगा, क्लियर है। I4 कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में सिंपल ले लेंगे। ये देखो I5 बाहर की तरफ है, तो पुनः इसको हम लोग माइनस में ले लेंगे I5। अब इसको टोटल आप ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस माइनस का I5, यही क्या हो जाएगा 0 के। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ना। अच्छा, इन्होंने एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी, इन्होंने ये बताया था कि जितनी धाराएं संधि से बाहर निकल रही हैं और जितनी धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं यानी अंदर प्रवेश कर रही हैं, वह दोनों इक्वल होती हैं। यानी अगर देखा जाए यहाँ पर तो I1 प्लस I2 प्लस I4, ये तीन धाराएं हैं, I1 I4 और I2, ये तीन धाराएं जो हैं बच्चों वह कहाँ पे आ रही हैं, अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं। और I3 प्लस I5, ये जो धारा है ये बच्चों बाहर की तरफ निकल रही है, ये हमेशा इक्वल होंगी, ठीक है ना। समझ में आ गई यहाँ तक की बातें। तो बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पे ख़त्म होता है। इतना चीज़ आप लोगों को किरचॉफ के प्रथम नियम में लिखना है। आई होप कि आप लोगों का किरचॉफ का जो प्रथम नियम है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। किरचॉफ ने अपने पहले नियम में यही बताया था मेरे भाई कि कोई संधि है तो उस पे आने वाली और जाने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका योग इक्वल होता है, ये बात बताई थी, ठीक है। या ऐसे भी आप लोग कह सकते हो कि किसी जंक्शन से यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को पहला नियम इनका समझ में आ गया, जिसको हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं। अच्छा बच्चा, अब हम लोग समझते हैं भैया इनका द्वितीय नियम यानी लूप का नियम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं कि बंद लूप का नियम क्या है। लूप का नियम है बंद पासों का नियम या वोल्टता का नियम, ठीक है ना। चलिए दोस्त समझते हैं। इन्होंने अपने द्वितीय नियम में क्या बताया, इन्होंने अपने द्वितीय नियम में ये बताया कि किसी परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि बच्चों जो विभवांतर होता है जिसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर वह किसके इक्वल होता है, वह ये जो यहाँ पर सेल लगा हुआ है बैटरी, ठीक है, उसके E ये मतलब विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, E के बराबर होता है, ठीक है। ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था। अच्छा, इसको हम लोग और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने ओम का नियम पढ़ा है, V इज इक्वल क्या होता है, I इंटू आर, V इज इक्वल I इंटू आर, ठीक है ना। चलिए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V की जगह पर I इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से हम लोग I इंटू आर लिख देंगे, I इंटू आर लिख देंगे। अब इसका अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म करें, क्योंकि बीजगणितीय योग है तो सिंपल हम लोग सिग्मा का यूज करेंगे। तो ये इन्होंने ये बात बताई, आप इतना लिखोगे और ये डायग्राम बनाओगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इस डायग्राम को समझाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हमने यहाँ पर दो लूप ले लिया है इस तरीके से। एक लूप है ABCDA, एक बंद लूप ये है, दूसरा बंद लूप है CDEFC, ये एक बंद लूप है। हमने दो बैटरी का यूज़ किया है यहाँ पे। पहला बैटरी हमने यहाँ पर लगा दिया है AB के मध्य बच्चों, ठीक है, AB के मध्य। यहाँ पर हमने R1 यानी एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, यानी एक प्रतिरोध लगा दिया है जिसको हमने R1 बोला।
ये बच्चों यहाँ पर जो E1 है, यानी ये जो प्रथम हमारा सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है E1, और यहाँ से जो धारा निकल रही है, करंट निकल रही है, वह I1 है, और इसका जो प्रतिरोध है वह R1 है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो दूसरा बैटरी लगा हुआ है उसका क्या है, विद्युत वाहक बल E2 है, और उसके द्वारा जो धारा प्रवाहित की जा रही है वह I2 है, और जो इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है R2 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर धारा आ रही है ऐसे, और इसमें भी इस तरीके से ऐसा धारा आ रही है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अच्छा भैया, अब यहाँ से इस तरीके से हम लोग आएंगे तो यहाँ पर I1 धारा भी आ रही है, ये देखो, और I2 धारा भी आ रही है। तो अगर इसमें I3 धारा बह रही है, मान लो I3 धारा, अगर हम लोगों को I3 धारा कोई वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, I1 जितना आ रहा है, I2 जितना आ रहा है, इसका टोटल हम लोग योग कर देंगे तो हमारा I3 धारा निकल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पता ही है, देखो I1 भी ऐसे आ रहा है और I2 भी ऐसे आ रहा है, देखो आ रहा है ना, तो I3 धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अच्छा, इसमें एक प्रतिरोध है R3, इसमें कोई बैटरी और लगा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से धारा आएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे 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 यहाँ पर ये परिपथ हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना? चलिए, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि किसी परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है, इसी परिपथ में उपस्थित जो हमारे सेल होते हैं, इनके विद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज हम लोग ले रहे हैं, सपोज चतुर्भुज है भी ABCD एक चतुर्भुज है, मान लो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बंद लूप ABCDA में, बंद लूप ABCDA में, यह एक बंद लूप है। अब इस बंद लूप में हम लोग क्या करेंगे, I1 R1 माइनस I2 R2, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया भैया? ये योग है किसका, विभवांतर का, विभवांतर का योग है। विभवांतर का हम लोगों को ने फार्मूला देखा है, V इज इक्वल I इंटू R होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, I1 R1 लिख दिया ना, I1 R1 माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि भैया ये माइनस कहाँ से आया है, क्योंकि हमने तो कहा है कि विभवांतर का बीजगणितीय योग है ना, बीजगणितीय योग की बात की है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया है साइन। चलो दोस्तों समझते हैं, हमने यहाँ पर इस तरीके से ये ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने सपोज यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट इस तरफ से जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो हम लोग ये वाला परिपथ लेंगे इस तरीके से, ऐसे समझते हैं बच्चों क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा, I1 R1, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा I2 होगा और ये R2 हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव में होगा। क्यों नेगेटिव में होगा, समझते हैं इस चीज़ को बच्चों। देखो यहाँ पर धारा जो है इस दिशा में आ रही है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ धारा आ रही है ना, इसी के कारण तो यहाँ पर धारा बह रही है। तो माइनस से प्लस के कारण, माइनस से प्लस की तरफ बह रही है, तो इसीलिए हम लोग सिंपल समझना कि जब धारा माइनस से प्लस की तरफ बहती है तो हम लोग धारा को प्लस लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर इसको प्लस ले लिया है, I1 R1 को। अच्छा, यहाँ पे अब इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो देखो धारा इस तरीके से आ रही है और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, मतलब धारा लेफ्ट में आ रही है और हम लोग राइट में जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपोजिट जब धारा आती है तो हम लोग नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। देखो ऐड हमने किया है बट नेगेटिव साइन में इसको लिया है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस तरफ जाना है और यहाँ पे बच्चों ये धारा इस तरीके से आ रही है। समझ में आ गई बातें? तो इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव में ले लें, तो नेगेटिव I2 R2 हो जाएगा। तो नेगेटिव में हमारा I2 R2 हो गया, इज इक्वल। अब यहाँ पे समझना, इसके कारण ये जो है धारा किसके कारण बह रही है, E1 के कारण। देखो E1 के कारण तो बह रही है, E1 के कारण ही बह रही है ना मेरे भाई। ठीक है, चलिए प्लस कर लेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखो फिर ऐसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लोग E2 को क्या ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेंगे ना भैया, नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट में और इस तरीके से ये राइट में प्लस है, लेफ्ट में जाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, प्लस से माइनस की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे थे तो ये भी हमने प्लस ले लिया, और यहाँ से अब हम लोग प्लस से माइनस की तरफ ऐसे जाएंगे ना, अभी हमने ऐसे आया है, अब ऐसे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस इसको इसीलिए ले लिया है, ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो I1 R1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, I2 R2 इक्वल
E1 प्लस माइनस माइनस E1 माइनस E2 ये हो जाएगा। तो पहला हो गया हमारा ये, पहले बंद लूप में हमारे पास इस तरीके से ये बच्चों क्या है, यही है। देखो देखो क्या है कि किसी बंद परिपथ में मेरे भाई प्रतिरोधों के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, ठीक है, उनका बीजगणितीय योग देखो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, उनका बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के इक्वल है। देखो बराबर है कि नहीं। क्या इतनी बात चमकी आप लोगों को कि नहीं? इतनी बात आई होप कि चमक गई होनी चाहिए मेरे भाई। इतनी बात तो चमक जाए नहीं हो चाहिए। हो गया ना सब कुछ अच्छे से समझ में? ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो ठीक इसी तरीके से अब हम लोग नीचे वाला ये ले लेते हैं। नीचे वाला हम लोग ले लेंगे। तो नीचे वाला चतुर्भुज CDEFC में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चतुर्भुज CDEFC में, ठीक है। चलिए बंद लूप CDEFC में वही चीज़ है। यहाँ पर देखो धारा कौन सी आ रही है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग चलेंगे ऐसे। तो धारा यहाँ पर देखो I2 R2, अब इसको हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे क्योंकि ये देखो धारा इसी डायरेक्शन में जा रही है और हम लोग इसी डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे। इसमें ऐसे जा रहे थे तो ये धारा पॉजिटिव में ले रहे थे, ये धारा हम लोग निगेटिव में। अब यहाँ पे ये धारा पॉजिटिव में लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर देखो धारा ऐसे जा रही है तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव में ही लेंगे, ठीक है। तो I2 R2, तो हमने यहाँ पर लिखा I2 R2 प्लस, अच्छा I3 धारा जो है बच्चों वह I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर I2 प्लस I1 हमने कोष्टक में ले लिया। यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध है R3 है, तो R3 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल। यहाँ पर देखो विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है खाली, ठीक है, और कोई सेल यहाँ पर लगा ही नहीं है, तो ये इक्वल हो जाएगा E2 के, ठीक है। तो इतना आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है और फिर लास्ट में आप लोगों को इस तरीके से सिंपल वे में लिख देना है कि सिग्मा I इंटू R इज इक्वल सिग्मा E। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे पास परिपथ है, परिपथ में जो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, ये विभवांतर ही तो है, जो उत्पन्न विभवांतर है उनका जो बीजगणितीय योग है, इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग वह किसके बराबर होता है बच्चों, सेल के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है। देखो किसी परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों का विद्युत वाहक बलों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। आई होप कि मेरे भाई आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। मैंने पूरा टाइम लिया है, एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है।